हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर का क्या रोल है हमारे बोर्ड्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, रियल वर्ल्ड और आगे के करियर के में भी क्या इसका यूज है, हायर स्टडीज में क्या इसका इस्तेमाल है, क्या रोल है इसका, हम ये समझेंगे। उसके बाद रिलेशन फंक्शंस ये क्या है इसको भी हम समझेंगे, इसका भी इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस हम लोग देख लेंगे आज। ठीक है, तो आई होप आप एक्साइटेड होंगे इस चैप्टर के बिगिनिंग में। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन एक्चुअली ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है हम चीजों को लिंक करने के लिए, कनेक्शंस के लिए। ठीक है, इट इज ए मैथमेटिकल लैंग्वेज ऑफ कनेक्शंस। कैसे है ये हम आगे के एग्जांपल्स में देखते हैं। ठीक है, पर ये एक लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज, कनेक्शंस को बताने का आपस में। ठीक है, और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मैथमेटिकल लिंकिंग का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। हमारा मतलब सबसे छोटा स्टेप है हम कहें, या फिर सबसे जरूरी स्टेप है। अगर हम रिलेशन फंक्शन समझते हैं तो अब हम मैथमेटिकल लिंकिंग को समझ पाएंगे। ठीक है, मैथमेटिकली हम कैसे चीजों को लिंक करते हैं उसको समझने के लिए हमें रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आनी चाहिए। जैसे कि लिंकिंग की मैं बात करूं, मैथमेटिकल, अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है, ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन है। एक नंबर दूसरे नंबर से रिलेटेड है कि वो एक दूसरे से छोटा है। दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये भी एक रिलेशन है। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखें, ये कैसे समझें। ठीक है, अगर हम इसको लिख पाते हैं, ये लिखना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम चीजों को मैथमेटिकली लिख पाते हैं, कनेक्शंस को ये एक डायमेट्रिक डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, कि ये जो बड़ा वाला कह सकते हैं, ये जो बिग चीज है हमारे पास सबसे ऊपर में जो बैठी हुई है, ट्री के जो टॉप में बैठी हुई चीज है। ठीक, जो ट्री के हमारे टॉप में चीज जो बैठी हुई है टॉप में, वो इन सबसे रिलेटेड तो है कि नहीं। हम ट्री के फॉर्म में रिलेशन बता सकते हैं, ग्राफ के फॉर्म में रिलेशन बता सकते हैं कि ये आपस में कैसे कैसे रिलेटेड है, और लैंग्वेज के फॉर्म में रिलेशन बता सकते हैं। तो लैंग्वेज के फॉर्म में हम रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है, इसके थ्रू और इसके कंसेप्ट के थ्रू रिलेशंस बता सकते हैं। और इसका काफी काम है हमारा। अगर हम मैथमेटिकली रिलेशंस बता सकते हैं तो हम देखेंगे कि इसका क्या क्या यूज है ना। इससे हम एआई के बैक एंड के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हम यूज, अगर आप समझो कि यूज के बारे में भी मैं बताया हूं कि कैसे अगर हम लिख पाते हैं मैथमेटिकल रिलेशंस को, तो हम क्या है कि जो बैक एंड है एआई का उसको भी समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिलेशन एंड फंक्शन का बैक एंड डेवलपमेंट में, किसी भी एआई का। ठीक है, जैसे कि अगर हम रिलेशन एंड फंक्शन को प्रोबेबिलिटी के साथ एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ मर्ज कर देते हैं, तब वो हमारा बैक एंड डेवलपमेंट में काफी रोल होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए समझो कि सोशल मीडिया में आप देखते होंगे कि अपने आप चीजों को आपके अकॉर्डिंग बताने लगता है। अगर आप एक तरह के की स्टोरीज या रील्स देख रहे हो तो अपने आप ही उसको सजेस्ट करने लगेगा। वो कैसे सजेस्ट करता है, तो उसके पीछे में वो रिलेशन देखता है कि आप जिस भी चीज को देख रहे हो तो वो किस तरीके का है। ठीक है, तो वो उसी
उससे रिलेटेड है ना, यहाँ पे जो रिलेशन है ना वो मैथमेटिकली रिलेशन को समझता है कि इस तरीके के कंटेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपको सजेस्ट करे, और इसका प्रोबेबिलिटी बताएगा कि इस तरीके का जो रिलेशन है वो दूसरा रील्स इससे कितना मिलता जुलता है, मतलब उसकी कितना प्रोबेबिलिटी है कि आप जो देख रहे हो उससे वो मिलता जुलता है, तो फिर उस अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेगा। और इसके बैक एंड में लिखा हुआ रहेगा कि अगर इतना ज्यादा मान लीजिए कि 90% अगर वो मिल रहा होगा तो सजेस्ट करेगा। वो बैकएंड में कैसे लिखा गया है सारा कुछ वो बताएगा, ठीक है। अगर इतना ज्यादा प्रोबेबल है रिलेशन तो आपको ऐसे रील्स सजेस्ट करेगी, ठीक है। या फिर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते हो, ठीक है। तो जो आप अगर एक फ्रेंड को बहुत ज्यादा शेयरिंग कर रहे हो तो जो आपका फ्रेंड देखेगा है ना जिस भी कंटेंट को, वो आपको खुद ब खुद भी दिखने लगेगी, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि आपका फ्रेंड आपको कोई रील्स भेजता होगा, उससे पहले ही आप उसको देख चुके होंगे, ठीक है। तब उसको हो सकता है वो सजेस्ट किया और फिर वो आपको भेज देता है, पर वो चीजों को इस तरीके से समझता है, ठीक है, कि आपसे जो रिलेटेड हैं, चाहे आप जिनसे क्लोजली रिलेटेड हो, वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि आप कितने परसेंटेज इससे रिलेटेड करते हो, इनके थॉट से रिलेट करते हो, तो उस तरह से वो चीजों को सजेस्ट करता है। तो ये कोर है एक तरीके से, रिलेशंस एंड फंक्शंस कोर है हमारे एआई के, ठीक है। अगर आप एआई को बनाना चाहते हो तो आपको रिलेशन फंक्शंस अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। या आप डेटाबेस को भी समझना चाहते हो, ठीक है, जो कि जो इंटायर बैकएंड है ऑफ द इंटरनेट, जिसको हम एसक्यूएल कहते हैं, ठीक है। एसक्यूएल में हम लोग सारा डेटाबेस को अरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो एनालिसिस भी एक तरीके से रिलेशन ही है, रिलेशन एंड फंक्शन ही है, ठीक है। उसका काफी यूज है एक डेटाबेस के एनालिसिस में, ठीक। या फिर फिनांस, इकोनॉमिक्स, जैसे कि स्टॉक्स वगैरह हो गए, वो रिलेशन ही तो है। वो ग्राफ का भी कहें तो ग्राफ भी समझना, ग्राफ के साथ अगर हम मिक्स कर दें तो आप स्टॉक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। रिलेशंस आप समझोगे कि इस ईयर का नेक्स्ट ईयर के साथ किस तरीके का रिलेशन है, किस टाइम पे ये स्टॉक ऊपर नीचे जाता है, क्या चीजें मार्केट में होती है। तो एक तरीके से हर चीज का कॉम्बिनेशन, और इसको अगर ऑटोमेट कर दिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इसको ऑटोमेट करता है तो वो रिलेशंस समझ करके करता है, ठीक है। तो ये सब काफी ज्यादा यूज है हमारा, एप्लीकेशन है हम कहें कि रिलेशन फंक्शन का, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारे एग्जाम्स में या कैलकुलस का, ये कैलकुलस जो हम 12th में पढ़ेंगे मोस्टली, तो उसका भी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे मैंने पहले भी सेट के भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि सेट रिलेशन फंक्शन अगर हमें समझ में आता है तब जाके हमको कैलकुलस की चीजें समझ में आएंगी, लिमिट समझ में आएगी। बिना फंक्शन के लिमिट कंटिन्यूटी तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ सकती है हमें। तो 12th की भी चीजों को समझने के लिए ये रिलेशन फंक्शन बहुत जरूरी है। और रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो हमारा 12th में भी यही चैप्टर है, इसके आगे हम देखेंगे ऑफ कोर्स, बट रिलेशन एंड फंक्शन हमारा 12th का भी चैप्टर है। यही एक चैप्टर है जो कि 11th 12th दोनों में ही है। समझो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम 11th में कुछ चीजों को समझते हैं और उसके बाद 12th में उसके आगे समझते हैं, तो यहाँ 11th में अच्छे से समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अपना बोर्ड्स भी अच्छा कर सके, ठीक है ना। ये सारा काफी ज्यादा रोल है हमारा, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में। तो अभी तक आई होप समझ रहे होगे कि आप इसका क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम देखें तो कितना ज्यादा इसका वेटेज है। जेईई मेंस में बात करें तो डायरेक्ट जो 2-3 क्वेश्चन अगर सेट रिलेशन फंक्शन मिक्स कर दें, क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन अलग अलग नहीं है, जेईई मेंस या कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में देखा जाए तो सेट रिलेशन फंक्शन जो है एक साथ ही इस तरीके का चैप्टर दिया जाता है।
तो इसमें हम मिलाए तो 3 क्वेश्चन जेई मेंस में तो मिनिमम है कि आता ही आता है, स्पेशली फ्रॉम सेट रिलेशन फंक्शन। और अगर हम इसको कैलकुलस के साथ मिक्स कर दें, फंक्शन जो है कैलकुलस में काफी यूज होता है, तो अगर मिक्स कर दें तो हमारा काफी ज्यादा रोल हो जाता है रिलेशन फंक्शन का, ठीक है। क्योंकि कैलकुलस बिना रिलेशन फंक्शन के हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, स्पेशली अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिलेशन फंक्शंस एंड सेट्स की काफी है, ठीक है। तो वही है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका काफी रोल होता है। बोर्ड्स में भी बात करते हैं 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस, क्योंकि ये 12th में भी चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, और 11th को अगर हम बिल्कुल स्किप कर देंगे तो 12th के भी रिलेशन फंक्शन हमको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी से आप रिलेशन फंक्शन समझ लो, 12th काफी आसान हो जाएगा रिलेशन फंक्शन समझना, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी बहुत ही आता है ये, क्योंकि इसका वेटेज काफी ज्यादा है, पर ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप ढंग से समझो तो बहुत इजी है। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझो तो ये बाकी चैप्टर से बहुत अलग है, ठीक है। बाकी चैप्टर से बहुत अलग है, इसमें कैलकुलेशंस वगैरह उतना नहीं है, आपको बहुत सी बारीकियों को समझना पड़ता है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी इसमें चीज रहती है ऐसी, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आगे भी आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे। जब वो चीज आपके कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स इन सब में यूज होंगी तो आप आगे भी इस चीज को, बारीकियों को नहीं समझ पाओगे। वो बारीकियां छोटा सा लिख देगा और आप उसको खोजते रह जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो उन सारी चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि अभी से हम रिलेशन फंक्शन पे ध्यान दें, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रियल वर्ल्ड में क्या यूज है, और हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे की हायर स्टडीज में क्या यूज है। तो आई होप ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अब आप समझो, थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि आखिर रिलेशन फंक्शन होता क्या है। तो रिलेशन फंक्शन समझने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स समझते हैं, ठीक है। सेट्स तो हम समझ लिए थे क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि मान लें कि हमारे पास 2 सेट है, एक सेट ए है जिसमें कि 1, 2 और 3 ये 3 एलिमेंट है, एक हमारे पास सेट बी है जिसमें कि मान लें कि ए बी ऐसे 2 एलिमेंट हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ए और बी से मिला करके जितने भी पेयरिंग्स बने उन सबको लिख देना, ठीक है। जितने भी पेयर बने उन सबको लिख देना। पेयर का मतलब जैसे कि सेट ए से हमारा 1 ले लें तो 1, और सेट बी से ए ले लें कॉमा ए। पहला जो हमारा एलिमेंट होगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो हमारा ए से आया हुआ होगा, और जो दूसरा हमारा एलिमेंट होगा जैसे कि ए है वो हमारा बी सेट से आया हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। दूसरा एलिमेंट हम क्या लिख सकते हैं, सारे ही एलिमेंट को लिखना होगा। अभी ए कॉमा 1 कॉमा ए ये एक एलिमेंट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 कॉमा बी हो जाएगा। उसी तरीके से 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी हो जाएगा, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसके हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो निकालना बहुत आसान है। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट ए में थे और जितना बी में थे तो उनको दोनों को प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि सारे ही कॉम्बिनेशन होने चाहिए इसमें, तीनों का इन दोनों के साथ रिलेशन या फिर कहें कि पेयरिंग करना होगा, तो वो हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे, 3 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे, 2 थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जितने भी पेयर्स बन सकते हैं सारे पेयर्स बना देना 2 सेट के मिला करके, तो वो होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, एक एक जो ये है इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। A1 A1 B 2A 2B इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं।
और इनका जो नोटेशन होता है, जो मैंने बताया इस तरीके से क्रॉस जो होता है वो नोटेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। तो आप इन चीजों को नोट करते चलो, ठीक है ना। और इसके बाद मैं कहूं कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है कि इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब बताया कि सारे ही हमने एलिमेंट ले लिए। जैसे हमारा क्या था, 1a 1b, उसके बाद 2a 2b 3a, सॉरी 3 तो नहीं था, 2a 2b था शायद, हाँ 3 भी था ना, ए में 3 भी था ना, 3a और 3b, इतने सारे हमारे क्या बन जाएंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि रिलेशन का मतलब हो गया कि इन्हीं इन्हीं सारे पेयर्स में से, ठीक है, इन्हीं सारे पेयर्स में से कुछ हमारे एलिमेंट्स को ले लें किसी खास रिलेशन से। ठीक है, कुछ खास उसमें बता दिया जाए कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक खास रिलेशन है और उससे हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, तो वही हमारा रिलेशन होता है। रिलेशन बेसिकली सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है कि सबसेट होता है। तो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है बेसिकली कि सबसेट होता है। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वही हमारा क्या होता है कि उसके सबसेट हमारे रिलेशन होते हैं। मतलब इसमें से कुछ एलिमेंट हम ले लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, जो कि डिफाइंड होगा किसी न किसी लिंकिंग के वजह से, डिफाइंड बाय सम लिंकिंग्स कह सकते हैं, लिंकेज कह सकते हैं, सम लिंक्स। ठीक है, जैसे कि यहां पे अगर हम कह दें कि ए क्रॉस बी में से हमको एक रिलेशन को ऐसे मैं लिखूं, रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं, रिलेशन है कैसे, तो ए क्रॉस बी में से हमको रिलेशन मिलेगा। ठीक है, रिलेशन इज सच दैट ये हमको ए क्रॉस बी से मिल रहा है और ये है क्या, तो ये बता रहा है इज इक्वल टू कि उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, हम कुछ भी लिख दें कि मान लें कि हमारा रिलेशन आ रहा है, आर कुछ आ रहा है सिर्फ 1a 2a और 3a, तो इसमें हम देखेंगे इस रिलेशन में जो कि एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसमें जो सेकेंड हमारा जो एलिमेंट है इस पेयर का वो a है। ठीक है, तो सच दैट x क्या है, सच दैट जो हमारा एक्स वाई इसमें ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कैसे है, ए बी कैसे है कि हमारा एक्स वाई है, जैसे सेट लिखते थे उसी तरीके से एक्स वाई हमको कैसा मिलेगा कि सच दैट जो y है y इज इक्वल टू ए। ठीक है, हमको बस ये लिखना है, तो ये एक तरीके का हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, तो क्या है कि कुछ सबसेट हो, किसी तरीके से वो रिलेटेड हो, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये चीज तो बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस रिलेशन में हमारा कुछ भी 3-4 एलिमेंट हो सकते हैं ए क्रॉस बी के, किसी न किसी खास रिलेशन की वजह से हुए हों। ठीक है, ओके, और मान लें कि हमारा जो, तो आप इसको पहले नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद मान लें कि हमारे ऐसे ही एक रिलेशन था जिसमें कि एक ऐसा हम रिलेशन ले लेते हैं, एक रिलेशन है जिसमें कि हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें कि हमारे पास क्या है कि ऐसे ही ए एक एलिमेंट था 1 2 3, बी में हमारे पास एलिमेंट थे ए कॉमा बी, और ए क्रॉस बी से तो जितने भी बने, लेकिन आर में हमको क्या मिला है रिलेशन में कि ऐसे मिल गया 1a और 1b
ठीक है, उसके बाद बस यही मिला, या फिर और ले ले 2a और 3a, ऐसे मान लीजिए हम ले लिए एक रिलेशन। तो रिलेशन तो बिल्कुल ये हो सकता है सबसेट, लेकिन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, इज ए स्पेशल रिलेशन, ठीक है, हुज आउटपुट इज यूनिक, है ना, हुज आउटपुट इज यूनिक। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को हम इनपुट कहते हैं, और सेकंड जो इसमें ऑर्डर्ड पेयर है उसके एलिमेंट को हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो एवरी इनपुट हैज अ यूनिक आउटपुट, ऐसे कह सकते हैं, हुज एवरी इनपुट whose every input has unique output, ठीक है, बस यही है फंक्शन। तो आप इसमें से बताओ कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है क्या? यहाँ पे इनपुट क्या है हमारा, 1 2 और 3, ये इनपुट है, पर क्या 1 के हमारे पास यूनिक आउटपुट मिल रहा है? तो नहीं, 1 से हमको ए भी मिल रहा है, 1 से हमको बी भी मिल रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, ठीक है, एक ये तरीका होता है लिखने का, ये सेट ए था, ये सेट बी था, इस सेट ए में 1 2 और 3 एलिमेंट थे, सेट बी में ए और बी एलिमेंट थे। तो अगर हम रिलेशन देखें तो हमारा ए क्रॉस बी से ही हो रहा है, रिलेशन भी हमारा क्या है कि ए क्रॉस, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 1 से हमको ए मिला, 1 से हमको बी मिला, 2 से हमको ए मिला, 2 और 3 से हमको ए मिला, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है कि सारे ही इनपुट के, एवरी इनपुट भी होना चाहिए, 1 2 3 सारे इनपुट तो है यहाँ पे, लेकिन क्या सारे इनपुट का यूनिक आउटपुट है? तो यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है। 1 का हमको ए भी मिल रहा है और 1 से हमको बी भी मिल रहा है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं हो पाएगा। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि 1 से ये क्या है कि रिलेशन है। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए था कि हमारा जो 1 2 3, ठीक है, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए था कि हमारा 1 से मात्र एक एलिमेंट निकलता, ठीक है, 2 से भी मात्र एक ही एलिमेंट निकलता, मतलब आउटपुट एक ही मिलता, 3 का भी हमको एक ही आउटपुट मिलता, यूनिक आउटपुट हो, और एवरी एलिमेंट, एवरी इनपुट, ठीक है, 1 2 3 को इनपुट कहते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी जब कहते हैं हम, तो इसका मतलब कि जब हम ए डाल रहे हैं, ए से एलिमेंट्स को डाल रहे हैं, तो हमको बी क्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो ए वाले को इनपुट कहते हैं, बी वाले को आउटपुट कहते हैं, ए क्रॉस बी में, ठीक है। जो पहले वाला है ए क्रॉस बी में, वो हमारा क्या हो जाएगा कि इनपुट हो जाएगा, इनपुट सेट देगा। तो फंक्शन जब हम लिखेंगे तो भी ऐसे ही है, ए क्रॉस बी हमको मिल रहा है, फंक्शन भी हमको ए क्रॉस बी में मिल रहा है, और हमको ये मिल क्या रहा है भाई, तो 1 से ए मिला, 2 से बी मिला, 3 से सी मिला, नहीं 3 से भी ए मिला, ठीक है, पर तीनों ही इनपुट के हमारे पास क्या है कि यूनिक आउटपुट है। 1 का सिर्फ ए मिल रहा है, रिलेशन में क्या था, 1 का ए भी मिला, 1 का बी भी मिला, तो ये यूनिक आउटपुट नहीं हुआ, ठीक है, और एवरी एलिमेंट के हमको यहाँ पे मिलने चाहिए। तो फंक्शन बेसिकली यही है, और बाकी हम और अच्छे से चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना नोट कर लो, इतना समझ जाओ, बाकी हम और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, और रिलेशन फंक्शंस को हमको लगता है कि आप एक्साइटेड होंगे अभी इतना समझने के बाद, इसके यूजेस को जानने के बाद, इसका यूए वेटेज जानने के बाद। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ भी मिलेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे कि आप क्या एक्सरसाइज करके आओ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के हमारे लेक्चर्स देखिए और एक्सरसाइज करते रहिए डेली। इस हैबिट को आप बना लो तो आप बहुत अच्छे से 11th कवर कर पाओगे, ठीक है। ओके, बाय।
थैंक यू।